सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद देवरिया के रुद्रपुर और बरहज विधानसभाओं से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कृषि और किसान कल्याण कृषि शिक्षा मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, प्रभारी मंत्री देवरिया श्री दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम्य विकास की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गिरीश चंद तिवारी जी, माननीय सांसद देवरिया श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, लोकप्रिय विधायक बरहज श्री दीपक मिश्रा साका जी, लोकप्रिय विधायक रुद्रपुर श्री जयप्रकाश निषाद जी, लोकप्रिय विधायक देवरिया सदर श्री सलभमणि त्रिपाठी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, सभा कुंवर कुशवाहा जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री काली प्रसाद जी, पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, नगर पालिका अध्यक्ष बरहज श्रीमती श्वेता जायसवाल जी, सदस्य महिला आयोग श्रीमती रितु शाही जी, छट्टेलाल निगम जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह जी, अंतर्यामी सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बंधु उपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे रुद्रपुर और बरहज विधानसभा के मध्य में इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस पावन धरा पर बाबा दुग्धेश्वर नाथ और बाबा महेंद्र नाथ जैसे पावन ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं इस पावन धरा को नमन करता हूं। आप सभी को आज यहां पर लोकार्पित हुई
और शिलान्यास हो रही परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा देवरिया जनपद महर्षि देवराहा बाबा की पावन साधना स्थली है। राघव बाबा ने जिस क्षेत्र से, बाबा राघव दास जी ने जिस क्षेत्र से देश की आजादी के अलग को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया था, ऐसी है हमारी पावन देवरिया की धरा। विरासत का और डबल इंजन सरकार के विकास का एक बेहतरीन समन्वय आज मंच पर उपस्थित इन जनप्रतिनिधियों के सामर्थ्य से, इनके समर्पण से आज देवरिया जनपद को प्राप्त हो रही हैं। आज इन सभी परियोजनाओं का उपहार आप सबको अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, देवरिया कभी विकास के लिए हम तरसते थे, एक पुल के लिए, एक सड़क के लिए। मुझे पिछले दिनों देवरिया, पथरदेवा और रामपुर कारखाना की परियोजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अब आप कहेंगे कैसी योजनाएं हो सकती हैं? पडरौना से कसियां, कसियां से पथरदेवा, देवरिया होते हुए, सोनू घाट होते हुए, बरहज होते हुए, और फिर हम उसको दोहरी घाट तक जोड़ करके फिर इसको हम वाराणसी और गोरखपुर मार्ग से जोड़ करके आपके यानी पूरब पश्चिम की दूरी को तो बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से ठीक किया गया। अब नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी को भी उतना ही बेहतर करने का काम हो रहा है। 4 लेन की कनेक्टिविटी, 4 लेन की सड़कें जब बनेंगी, चाहे वह मार्ग हो, चाहे वह हाटा से गौरी बाजार होते हुए, रुद्रपुर होते हुए, इसे आगे कौड़ी राम तक जोड़ने का कार्य हो, ये बेहतरीन कनेक्टिविटी पूरे देवरिया जनपद की पूरब पश्चिमी नहीं, उत्तर दक्षिण की भी कनेक्टिविटी को, रोड कनेक्टिविटी को इतनी बेहतरीन करेगी कि विकास अपने आप ही आपके द्वार तक आता हुआ दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, विकास उतनी ही तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। विकास के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए, अच्छी रोड हो, रेल की बेहतरीन व्यवस्था हो, वहां पे स्किल मैन पावर हो और लैंड बैंक हो, जल संसाधन हो, तो दुनिया की ताकत बनने में देर नहीं लगती है। और यही तो उत्तर प्रदेश के अंदर खूबी है। हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है। युवा शक्ति, देश ही नहीं दुनिया के अंदर सबसे युवा ताकत किसी के पास है तो हम गौरव के साथ कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पास है। हमारी ये युवा शक्ति प्रतिभावान है, ऊर्जावान है। इसके बल पर हम लोग बड़ी बड़ी चट्टानों को पलटने की ताकत रखते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए मैदान तैयार करते, उसके विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज उस युवा की स्किलिंग के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस युवा को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। 9 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी है। परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करते हुए
3 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध करवाई है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल पैदा करते हुए जीरो टॉलरेंस। याद करिए, जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार कार्य करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के प्रति, जन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे। और बहन और भाइयों, ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफिया ग्रस्त बना दिया था, दंगा ग्रस्त कर दिया था, मुझे याद है 2016 में यही मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे। पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। ये सुरक्षा का वातावरण, एक विश्वास का वातावरण बनाया। परिणाम है निवेश आ रहे हैं। देवरिया में भी निवेश आ रहा है, गोरखपुर में निवेश आ रहे हैं, कुशीनगर में निवेश आ रहे हैं, उद्यम लग रहे हैं। हमारे नौजवानों को नौकरी लग रही है, रोजगार मिल रहा है। जो नौजवान पहले प्लान करता था नौकरी के लिए, कोलकाता जाता था, मुंबई जाता था, सूरत जाता था, वापस आकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है और खुशहाल होकर के अब यहां पे विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। बहन और भाइयों, 65 लाख नौजवानों को यूपी के अंदर निवेश की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम एक डबल इंजन सरकार ने किया है। यही तो उपलब्धि है और यही विकास मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। यही स्पीड अन्नदाता किसान तेजी के साथ आत्मखुशहाली की ओर आगे बढ़ा है। तेजी के साथ शाही जी के नेतृत्व में कृषि शिक्षा तेज गति पकड़ी है। किसान की विकास दर, उसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को 8% से बढ़ा के 18% किया है। उत्तर प्रदेश जहां पहले पिछड़ा था, आज बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जहां पर उत्तर प्रदेश अब देश को लीड कर रहा है। सबसे नंबर 1 पर यूपी है, अब यूपी नंबर 1 पर। और शाही जी कृषि मंत्री हैं तो कामेश्वर सिंह जी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब कल से वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हो गए हैं। मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं। बंधु उपेंद्र सिंह भी लगे रहते हैं किसान मोर्चा के कार्यक्रमों में, लगातार खेती बाड़ी कैसे करना है। और बहनों और भाइयों, जब आम जन जागरूक होता है तो फिर विकास आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है। याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम
की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में ये मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए, कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है, तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। समाजवादी पार्टी की सरकार को कौन नहीं जानता है? जब इनकी सरकारें थी, क्या करते थे लोग? नौजवानों के लिए आने वाली नौकरियों में पैसा वसूली करते थे। पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। आज तो आपने देखा होगा, आरक्षी भर्ती में हमारे देवरिया के भी भारी संख्या में सैकड़ों नौजवान देवरिया के भी भर्ती हुए। जब नियुक्ति पत्र में बांटता हूं, पूछता हूं कहां से, वो कहता है रुद्रपुर से, वो कहता है बरहस से,
वो कहता है देवरिया से, वो कहता है गौरी बाजार से, वो कहता है पत्थर देवा या रामपुर कारखाना, सलेमपुर। हमें लगता है देखो, अगर ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये नौजवान नौकरी से, सरकारी नौकरी से वंचित हो गए होते। ये नौकरी आपका अधिकार है और आपने अधिकार इसलिए प्राप्त किया क्योंकि आपने वोट सही जगह डाला है, आपके परिवार के लोगों ने सही जगह वोट डाला है, इसलिए ये नौकरी भी आपको प्राप्त हो पा रही है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या आपको नौकरी मिल पाती? नहीं, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके सबकी नौकरी को पूरी तरह रौंद चुकी होती, नीलाम कर चुकी होती, पैसा भी निकल गए होते, नौकरी भी नहीं मिलती। जो व्यक्ति योग्य नहीं था उसी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। ये तो इनके काले कारनामे थे और यही इन्होंने जिंदगी भर किया। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को बहुत कम कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। कल मैं देख रहा था, कल मैं संत कबीर नगर और खजनी विधानसभा के बीच, धनकटा और खजनी विधानसभा के बीच ऐसे ही एक कार्यक्रम में गया था और वहां पर मैं देख रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी ने लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन किया है। बहनों और भाइयों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने इसका टेंडर कर दिया था 2016 में। ध्यान से सुनिए, टेंडर किया था इन्होंने 110 मीटर चौड़ा, 340 किलोमीटर लंबा। इसकी लागत इन्होंने तय की थी 15,800 करोड़ रुपए में। 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत इनके समय में आ रही थी। जब सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, मैंने 4-5 महीने के बाद जब मैं समीक्षा कर रहा था, मैंने पूछा भी क्या प्रगति है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। मुझे बताया गया कि जीरो। मैंने कहा जीरो क्यों? कहा साहब जमीन ही नहीं है। मैंने कहा जमीन नहीं तो टेंडर कैसे हो गया? फिर मैंने पूछा ये बताओ कि जमीन के लिए क्या कर रहे हो? कोई कुछ भी, कोई भी हरकत नहीं। हमने कैंसिल किया। मैंने कहा पहले जमीन लो। जमीन लेने के साथ पहले अलॉटमेंट तय फिर से बनाया गया, ठीक 341 किलोमीटर लंबा। लोगों ने कहा कितना चौड़ा होना चाहिए? मैंने कहा पहले 110 मीटर था, उसको 120 मीटर करो। हो सकता है बाद में कभी हमें इसकी चौड़ाई बढ़ानी पड़े, कभी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हाई स्पीड ट्रेन इस पे चलानी पड़े। इसके लिए भी हमारे लिए आवश्यक है कि हम 120 मीटर चौड़ा इसको बना करके रखें। बहनों और भाइयों, हमने जमीन ली, टेंडर किया, ठीक 15,800 करोड़ रुपए का फिर वही बिड आई। मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा यार मेरी समझ में नहीं आया कि 15,800 करोड़ रुपए 2016 में और 15,800 करोड़ रुपए यही 2018 में भी क्यों आ रहा है? 3 यानी 2 वर्ष के बाद भी वही बिड। फिर मैंने कहा हम लोग 10 मीटर चौड़ा भी बना रहे हैं इसको। मैंने फिर कैंसिल किया और तीसरी बार मैंने टेंडर करवाया। मैंने उसके कुछ शर्तों को सरल किया और टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाई। आप जानते हैं कितने में हम लोगों ने यह एक्सप्रेसवे बनाया है? 11,200 करोड़ रुपए में। 11,200 करोड़ रुपए। ये जो 3 से 4 हजार करोड़ की डकैती पड़ रही थी ना,
यही समाजवादियों की डकैती है, यही समाजवादियों की डकैती है। और इसी डकैती को रोका है डबल इंजन की सरकार। और इसीलिए तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है कि उनकी डकैती को पूरी तरह रोकने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। इसलिए छटपटाहट है। उसी छटपटाहट में जब इनको कुछ नहीं मिला तो जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राम भक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं, अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। चारों ओर में 4 लेन की कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम में आप जाएंगे, यात्री विश्रामालय जो बने हैं वे निषाद राज के नाम पर, क्योंकि भगवान राम जब वन में जा रहे थे सबसे पहला विश्राम उन्होंने किया था निषाद राज के यहां किया था। वन में गए थे 14 वर्ष के वनवास के उस कालखंड के दौरान भगवान राम ने माता सबरी के बेर खाए थे, इसलिए रसोई अयोध्या धाम में बन रही है माता सबरी के नाम पर। भगवान राम के साथ संवाद, हम सबको जोड़ने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया है, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने किया है, तो अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। बहन और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार यही कार्य करती है। मोदी जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, और डबल इंजन की स्पीड के साथ, फर्राटे के साथ विकास के कार्य जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देवरिया, क्या कुशीनगर, क्या बलिया या फिर मऊ, आजमगढ़, ये सभी विकास के साथ, तेजी के साथ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज कोई क्षेत्र ये नहीं कह सकता कि हमारे पास सड़क नहीं आई। एक एक विधायक से पूछ पूछ करके प्रस्ताव मांगते हैं कि भैया लाओ, आपके यहां कौन सा काम होना है, बताओ कौन सा पुल है। जब साका ने और कमलेश जी ने मुझे कहा कि मोहन सेतु सपा के पाप के कारण नहीं बन पा रहा है, हमने कहा चिंता मत करो, इनके पाप को तो जनता ने ही इनके पाप की सजा दे दी है। अब ये सेतु जरूर बनेगा, हम पैसा देते हैं। और बहनों और भाइयों, हमने उसके लिए पैसा स्वीकृत किया है। साका आए थे मुझे अपने पूज्य पिता की स्मृति में जो दिवस वो मनाते हैं उसमें आमंत्रित करने के लिए, और मैंने कहा था कि मैं आऊंगा भी, क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायकों में से थे, पुराने विधायकों में से। आजीवन उन्होंने विचारधारा के साथ लड़ करके काम करते रहे, और मेरी इच्छा भी थी, लेकिन उसी दिन एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी जी के एक विशेष कार्यक्रम के कारण मुझे मैं आ नहीं पाया। उन्होंने उस समय कहा था कि सोनो घाट से लेकर के बरहज का मार्ग, मैंने कहा चिंता मत करिए, इसको हम बनाएंगे और बनेगा, बहुत बेहतरीन मार्ग बनाएंगे, ऐसा मार्ग बनाएंगे बहनों और भाइयों, बरहज की कनेक्टिविटी को बेहतरीन बनवाएंगे।
बरहज तो कभी घाघरा नदी में इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। आज भी वह सब चीजें वहां मौजूद हैं। और जब इनलैंड वाटरवे के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, तब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अयोध्या के लिए जो कनेक्टिविटी आने वाले समय में इनलैंड वाटरवे की बनने जा रही है, उस इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी का मुख्य एक केंद्र बरहज में भी बनेगा। बरहज में भी यहां के किसानों की जो सब्जी होगी, फल होंगे, खाद्यान्न होंगे, और साई जी के नेतृत्व में जो मिलेट की खेती हो रही है, फूलों की खेती होगी, उसको यहां से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए पानी के जहाज तैयार रहेंगे। यहां से सीधे दुनिया के बाजार तक पहुंचाने के लिए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, चाहे वह राप्ती नदी की बाढ़ की समस्या का हो, चाहे वह घाघरा नदी से बाढ़ से बचाव का कार्यक्रम हो, चाहे वह गांव की कनेक्टिविटी हो, ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री केंद्र सरकार में आपके लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी हैं, और ग्रामीण विकास की राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं। दोनों का संबंध देवरिया से है। इसलिए गांव की कनेक्टिविटी को लोग बेहतरीन बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। इसमें तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल ही 6,18,000 गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना नए स्वीकृत हुए हैं। 6,18,000 गरीबों को ये आवास उपलब्ध होने जा रहे हैं। हम तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर गरीब के पास हो अपनी छत, हर गरीब के घर में हो एक शौचालय, हर गरीब के पास हो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, हर गरीब को मिले मुफ्त राशन की सुविधा। यही तो डबल इंजन सरकार की पहचान है। हमारी संवेदना गरीब के प्रति है, हमारी संवेदना कमजोर के प्रति है, हमारी सहानुभूति अपने नौजवान के साथ में है, हमारी पूरी सहानुभूति आधी आबादी बेटी और बहनों के साथ में है। हमारी सुरक्षा की ढाल बेटी को और व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन इस सुरक्षा की ढाल अपराधी और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को उतनी ही शक्ति के साथ रौंदने का कार्य भी करेगी। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, जो आपने देखा होगा मंच पे हम लाभार्थी परक योजना का लाभ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नौजवान आया, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत उसने 5 लाख रुपए का ऋण लिया। ये ऋण हम लोग ब्याज मुक्त दे रहे हैं, गारंटी मुक्त दे रहे हैं, मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। मैंने कहा, क्या काम करोगे? उस नौजवान ने कहा कि सामान्यतः तो मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, लेकिन जो समय मिलता है परिवार के भरण पोषण करने के लिए मैंने अपना काम प्रारंभ किया है, वह है प्रोसेसिंग का काम, और उस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अच्छा लगा। युवा के सपने देखो, किसी पर आश्रित होकर के नहीं, अपने दम पर अपने बल पर सरकार की योजना का लाभ लेकर के हम बेहतरीन करके दिखाएंगे, और ये आज के हमारे युवा करने जा रहे हैं। एक नौजवान दूसरा आया युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत। मैंने उससे पूछा, क्या काम करोगे? उसने कहा कि अब तक तो हम बीजेपी के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लगातार जाते थे, कहीं जाते थे, कार्यकर्ताओं को चाय और मिठाई खिलाने के लिए हमें परेशानी होती थी। अब मैं मिठाई की दुकान स्वयं खोलूंगा तो कम से कम बीजेपी के कार्यकर्ता मिठाई तो खाएंगे। यह है सपना, स्वावलंबन और सपने को साकार करने का तरीका। स्कीम है, नौजवान जुड़ें।
हर एक क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप सोलर की व्यवस्था बिजली के बिल को आधे से कम कर देगा। हमें इस स्कीम का लाभ लेना चाहिए। बड़े पैमाने पर लगाई जा रहे हैं और बिजली तो वैसे भी आवश्यक है, लेकिन पीक आवर में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार दे रही है, ये डबल इंजन की सरकार है, जनता की हर अपेक्षा पर खरी उतरेगी, उसके लिए हर सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ये सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारें नहीं है जो अंधेरे में लोगों को रखती थी, क्योंकि अंधेरे में ही ये जनता के हक पर डकैती डालते थे, इसलिए ये बिजली नहीं देना चाहते थे, सड़कें नहीं बनाना चाहते थे, बाढ़ की समस्या से ग्रसित करके इंसेफ्लाइटिस से इस पूरे क्षेत्र को तबाह किए हुए थे, नौनिहालों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मैं भी आ रहा था, मंच पर आने के पहले मुझे 2 बच्चों का अन्नप्राशन करने का अवसर प्राप्त हुआ। 6 महीने के बच्चे, लेकिन जब वो मेरे पास आए रो नहीं रहे थे, हंस रहे थे। उनके परिवार के लोग भौचक थे कि देखिए मुझे पहली बार वे देख रहे हैं लेकिन हंस रहे हैं। तो मैंने कहा उसको मालूम है, उन बच्चों को मालूम है कि डबल इंजन सरकार उन मासूम बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने वाली सरकार है। नहीं तो बहनों और भाइयों, इंसेफ्लाइटिस की कहर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे उन मासूम बच्चों को निकल जाती थी। हर परिवार सशंकित रहता था, हम लोग स्वयं सशंकित रहते थे कि पता नहीं कौन परिवार चपेट में आ जाए। आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं इन बच्चों को हंसते हुए देखता हूं, जब बेटियों को स्कूल जाते हुए देखता हूं, और अब उनके पैर नंगे नहीं होते हैं, जूते और मोजे पहन करके वे बेटियां स्कूल जाती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि देखो नए भारत में बेटी किस स्वाभिमान के साथ पढ़ने के लिए जा रही है। और मैं कहूंगा आप सबसे भी, हमारा दायित्व बनता है कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, उसको साक्षर बनाने में हम योगदान दें, स्कूल भेजें। सारी सुविधा सरकार दे रही है, सभी प्रकार की सुविधाओं से इन्हें आच्छादित कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायतों को मैं कहूंगा हमारा दायित्व, हमने ग्राम प्रधानों के अभी कार्यकाल को बढ़ाया है, वे कार्य करें, मजबूती के साथ कार्य करें, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अपने गांव में देखें, कोई गरीब भूखों न रहने पाए, कोई निराश्रित महिला पेंशन के भाव में न रहने पाए, किसी निराश्रित के घर में राशन नहीं पहुंच रहा है, हम उसके घर में राशन पहुंचाने की व्यवस्था करें। सरकार की सुविधा है, आप उस तक पहुंचाइए। किसी परिवार को देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो आप उस तक उस सुविधा पहुंचाइए। आपको हमने अधिकार दे रखा है, अगर किसी निराश्रित की दुर्भाग्य से बीमार हो जाता है, उसकी सहायता करने के लिए आपके पास धनराशि उपलब्ध करवाइए। पैसा कम पड़ता है, हमारे विधायकों के पास जाइए, सांसदों के पास जाइए, वे जो भी रिकमेंडेशन करेंगे पैसा हम उपलब्ध करवाएंगे, पैसे की कमी नहीं पड़ने वाली है। लेकिन कोई व्यक्ति अभाव में न रहने पाए, उसको सुविधा संपन्न करिए। ये पुण्य का कार्य भी है और हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है। अपने इस राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम सबको प्राण प्रण से मिलकर के आगे कार्य करना होगा। और आज इसीलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं, आपसे कहने के लिए, ये काम इसलिए हो पा रहे हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि आपने अच्छे विधायक चुने हैं। यहां पे श्री साका मिश्रा जी को, दीपक मिश्रा जी को आपने बरहत से चुना है, और रुद्रपुर में श्री जयप्रकाश निषाद जी को आपने चुना है। और देवरिया के लोगों का तो मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा, विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा देवरिया वासियों का।
कि देवरिया में 7 विधानसभा देवरिया जनपद ने भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजा। यहां पे 2 सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी और कमलेश पासवान जी, ये दोनों जीत करके गए हैं। जब एक विचारधारा के विधायक सांसद सरकारें होती हैं तो विकास को आने से कोई रोक नहीं सकता है। और बहनों और भाइयों, वही विकास आपके द्वार लेकर के आज हम सब आपके बीच इन दोनों विधानसभाओं के विकास की परियोजनाओं को लेकर के आए हैं। मैं इन सभी विकास की परियोजनाओं के लिए, जिनकी संख्या लगभग 456 करोड़ रुपए की है, 106 परियोजनाएं हैं, इन सभी परियोजनाओं के लिए इन दोनों विधानसभाओं को हृदय से यहां की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं। दोनों जनप्रतिनिधियों और सांसद जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी के प्रति, मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि विरासत और विकास का ये अद्भुत समन्वय निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आप सब विकास और विरासत को इसी प्रकार से अपना संरक्षण प्रदान करते रहें, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।